हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने करा था जो एंसेंट हिस्ट्री थी, प्राचीन भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम करेंगे मध्यकालीन भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको पूछा गया है, उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना। और जो भी गलतियां होती है वीडियो में वो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? जो पाल साम्राज्य है भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा पूर्वी हिस्से से। ठीक है, पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल साम्राज्य। फिर देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन चलता था? ये चलता था तोमर वंश का। ठीक है, तोमर वंश का शासन चलता था दिल्ली पर। अब देखिए, 12वीं शताब्दी के बाद जब 13वीं शताब्दी लगती है, 1206 ईस्वी का जो टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पर क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का शासन हुआ। मुगल तो बाद में आते हैं, लेकिन जैसे बोल सकते हैं जो तुर्क लोग थे, जो अरब लोग थे, मतलब जो मुस्लिम लोग थे, उनका शासन हो जाता है। बेसिकली बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है यहाँ पर। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते 1526 ईस्वी में यहाँ पर बाबर के द्वारा क्या होता है? मुगलों की नींव पड़ती है। लेकिन जो उससे पहले था, तोमर वंश यहाँ पर थे, और तोमरों ने ही क्या करा था? दिल्ली की स्थापना करी थी। ठीक है, दिल्ली नगर जो बसाया था वो तोमरों ने ही बसाया था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। इसने क्या करा था? 712 ईस्वी में जो सिंध वाला प्रांत था वहां पर दाहिर पर इसने आक्रमण करा था, और दाहिर को हराकर उसकी बीवी और उसकी जो बेटियां थी उनको कैद करके कहां ले जाता है? अरब ले जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करा था, मतलब मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम शासक। फिर देखिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो में समूह है, खजुराहो समूह, इसके जो प्रसिद्ध स्मारक हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो खजुराहो समूह है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जो जयचंद था, जयचंद के विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? पराजय होती है। तो ये जो कालांतर है, कालांतर में जयचंद कब और कहां पर मारा जाता है? तो जो जयचंद होता है ये मारा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो जयचंद होता है ना, जयचंद क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ विश्वासघात कर देता है और सपोर्ट करता है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये सपोर्ट करता है, और 1192 ईस्वी में क्या होता है? जो पानीपत का, सॉरी, जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है ना, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है 1192 ईस्वी में। तो इसमें पृथ्वीराज जो चौहान जी होते हैं वो हार जाते हैं इनके जयचंद के विश्वासघात के कारण। लेकिन मोहम्मद गौरी जो होता है ये जयचंद को भी नहीं बख्शता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में चंदावर का युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध हो जाता है। अब देखिए, जो चंदावर का युद्ध था ये कब होता है? 2 साल बाद ही हो जाता है, मतलब 1194 को। ठीक है, 1194 ईस्वी को चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जो मोहम्मद गौरी होता है वो जयचंद को हरा देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए यहाँ पर 1194 तो है, लेकिन कन्नौज का युद्ध नहीं है, ये होगा चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद हार जाता है। फिर देखिए, पाल वंश का पहला शासक कौन था? जो पाल वंश था, ये पाल वंश किससे संबंधित है? ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल वंश। तो ये पाल वंश का जो पहला शासक हुआ करता था, ये कौन हुआ करता था? ये होता था गोपाल। ठीक है, गोपाल क्या था? पाल वंश का पहला शासक था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा। ठीक है, जो अलाई दरवाजा बनाया था ये कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। जो अमीर खुसरो है इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है ये होगा हमारा कासगंज में। ठीक है, कासगंज में क्या है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अब आप लोग कमेंट में मेरे को बताना, जो अमीर
खुसरो है, इसका वास्तविक या फिर मूल नाम क्या था? ठीक है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, जो ये लौह और रक्त की नीति अपनाता है ये होता है बलबन। ठीक है, बलबन आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, जब गुलाम वंश चल रहा होता है तो गुलाम वंश में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जो ये बलबन था, बलबन ने क्या करा था, सिजदा और पैबोश नामक एक प्रथा चलाई थी। कौन कौन सी? सिजदा और पैबोश नामक प्रथा। सिजदा का मतलब होता था कि जो भी उसके दरबार में आता था उसको सिर झुका के आना पड़ता था। ठीक है, और जो पैबोश था, पैबोश का मतलब होता था उसके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करना पड़ता था। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस लेवल में भी पूछा गया था। सिजदा और पैबोश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है ना, मेंस का एग्जाम होता है, तो ये मेंस में मैं कहीं देख रहा था उत्तराखंड जो पीसीएस लेवल अपर पीसीएस होता है उसमें पूछा गया था कि सिजदा और पैबोश को उल्लेखित कीजिए 250 शब्दों में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो जो अलाई दरवाजा है ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में स्थापित किया था। तो ये अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, यहां पर पूछा गया है। तो ये स्थित है कुतुब मीनार में। ठीक है, कुतुब मीनार का जो दरवाजा है उसको बोला जाता है अलाई दरवाजा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारा आई थिंक पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, जो दिसंबर 2022 में रिसेंटली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अलाई दरवाजे के बारे में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं जरूर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ना, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? जो अमीर खुसरो है इनको क्या कहा जाता था? इनको कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था। तो ये किसके दरबार के दरबारी कवि थे? तो ये होते हैं हमारा किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। ठीक है, फिर देखिए, नालंदा मतलब प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? जो नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन शिक्षण एवं मठ का जो एक केंद्र हुआ करता था, ये कब नष्ट हो गया था? ये नष्ट हो जाता है हमारा 1200 ईस्वी में। अब देखिए, जो कुमार गुप्त होता है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने करी थी? कुमार गुप्त ने। कब करी थी? 430 से लेकर 470 ईस्वी के बीच में करी थी। लेकिन 1200 ईस्वी के आते आते ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर काफी सारे इतिहासकार, काफी सारे कवि, चित्रकार आए थे। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो उस टाइम का नहीं है? ठीक है, तो वो नहीं हो जाएगा हमारा अब्बास खां सरवानी। ठीक है, अब्बास खां सरवानी उस टाइम का नहीं है। बाकी देखिए, अमीर खुसरो है, मिनहाज उल सिराज है और जियाउद्दीन बन्नी है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? दिल्ली सल्तनत के टाइम के हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव भारत में किसने रखी थी? ये रखी थी हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी। अब इसमें आपको एक ही राजा के बारे में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये कब पराजित होता है? 1191 ईस्वी में होता है। ठीक है, जो क्या था? तराइन का पहला युद्ध था। ठीक है, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, तो इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है 1191 ईस्वी में। इसमें जो पृथ्वीराज तृतीय होते हैं ये सोचते हैं कि मोहम्मद गौरी मर गया है, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो जख्मी हालत पर जिंदा बच जाता है और वो वापस चले जाता है और दोबारा अपनी सेना संगठित करके 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध करता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं उनसे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसके शासनकाल की अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी। ठीक है, 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1316 ईस्वी में क्या करता है, मतलब ये गद्दी इसकी हट जाती है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती होगी। ठीक है, अब देखिए 1296 ईस्वी में देवगिरी का अभियान करता है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र जो राजा होते हैं उनको हरा देते हैं। ठीक है, 1296 में। फिर उसके बाद 1299 ईस्वी में ये क्या करता है, 1299 ईस्वी में ये उसके बाद करता है गुजरात विजय अभियान। ठीक है, गुजरात विजय अभियान में अलाउद्दीन खिलजी और राणा कर्ण के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राणा कर्ण हार जाते हैं। फिर उसके बाद इसके काफी इंपोर्टेंट आते हैं, जैसे रणथंभौर का अभियान इसका पूछा जाता है। ठीक है, रणथंभौर का जो अभियान हुआ था इसका, रणथंभौर के अभियान के टाइम पर 1301 ईस्वी में ये रणथंभौर का अभियान हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव के बीच में होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं। अब देखिए
इससे पहले मैंने जो बताया 1299 में जो गुजरात विजय अभियान होता है, इस टाइम पर इसको क्या मिलता है, एक मतलब हिजड़ा मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, बेसिकली एक हिजड़ा मिलता है जिसका नाम क्या होता है, मलिक कफूर होता है, ठीक है। मलिक कफूर होता है जिसको ये क्या करता है, 1000 दिनार में खरीदता है, ठीक है। 1000 दिनार में खरीदता है, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, मलिक कफूर। बाद में जाके काफी इंपॉर्टेंट काम करता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, काफी अभियान करता है, काफी अभियान जीतता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो भारत पर तैमूर लंग जो था, इसने कब आक्रमण किया था, तो ये करता है 1398 ईस्वी में, ठीक है। 1398 ईस्वी में ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। अब तैमूर लंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तैमूर लंग ने मतलब हरिद्वार या फिर उत्तराखंड पर आक्रमण कब करा, तो ये 1399 ईस्वी में हरिद्वार पर भी आक्रमण करता है। फिर देखिए, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। जो खिज्र खां था, ये निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, ये था हमारा सैयद वंश से, ठीक है। सैयद वंश से संबंधित था खिज्र खां। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी को ये हरा के मुगल की नींव डालता है दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। इसके बाद ही क्रमशः 1527 में ये क्या करता है, खानवा का युद्ध लड़ता है। फिर 1528 में बाबर क्या करता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है। फिर 1529 में ये क्या करता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है, और 1530 ईस्वी में बाबर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। तो इनमें से कौन सा ऐसा मतलब राजा था जिसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये की थी हमारा शेरशाह ने, ठीक है। जो शेरशाह सूरी था, इसने ही क्या करी थी, भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने दिल्ली सल्तनत पर 15 वर्षों तक, मतलब इसने तो नहीं, मतलब इसके वंश ने 15 वर्षों तक क्या करा था, अधिकार करा था, मतलब यहाँ पर राज्य चलाया था। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का वंश चलता है दिल्ली सल्तनत पर। और जो ये शेरशाह सूरी था, इसने दिल्ली में काफी सड़कों का निर्माण कराया था, ठीक है। सड़कों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, ये था शेरशाह सूरी। इसने सर्वाधिक सड़कों का निर्माण कराया था। अब देखिए, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। जो तुलु वंश है, तुलु वंश की स्थापना करता है कौन, वीर नरसिंह, ठीक है। वीर नरसिंह क्या करता है, तुलु वंश की स्थापना करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो वैसे दोनों हैं, हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का क्या हैं, दोनों ही विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं। लेकिन जो प्रथम शासक की बात करें तो हरिहर था, ठीक है। हरिहर क्या बना था, प्रथम शासक बना था। बुक्का इसके बाद बनता है, ठीक है। बुक्का भी दो होते हैं, बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय, ठीक है। लेकिन जो प्रथम शासक होता है विजयनगर साम्राज्य में, वो होता है हमारा हरिहर राय, ठीक है। हरिहर, हरिहर बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो दोनों हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों ने करी थी, ठीक है। हरिहर ने भी, बुक्का ने भी, लेकिन यहां पर होना चाहिए ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। जो विजयनगर साम्राज्य था, ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये था तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित होता है विजयनगर साम्राज्य। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो कौन सा ऐसा प्राचीन साम्राज्य था जिसमें महिलाएं क्या करती थी, कुश्ती में भाग लेती थी, तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब जो महिलाएं थी ये क्या करती थी, कुश्ती में भाग लेती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो किस सम्राटों के शासनकाल में ये हुआ था, ये हुआ था हमारा शेरशाह सूरी के टाइम पर, ठीक है। शेरशाह सूरी के टाइम पर ही भारत की मुद्रा को रुपया नाम दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये होती है किसकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसी होती है, उसके पुस्तकालय से गिरने से 1556 ईस्वी में हो जाती है। तो 1556 ईस्वी में फिर क्या बनता है, अकबर शासक बनता है, ठीक है। हुमायूं का बेटा जो अकबर होता है, ये उसके बाद शासक बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन में बैठाया जाता है। तो जो अकबर का जो शासनकाल होता है दिल्ली सल्तनत पर, तो काफी टाइम तक रहता है। लेकिन जो जिस टाइम मतलब हुमायूं क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में राजा होता है, उस टाइम पे अकबर दिल्ली में नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरी जगह होता है, तो वहीं पर उसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। ये जगह थी कालानौर, ठीक है। कालानौर में क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। कालानौर में ही इसका राज्याभिषेक होता है। बाद में आकर दिल्ली सल्तनत पर ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है।
और एक चीज और पूछा जाता है, जो अकबर था, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ठीक है, बैरम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था और इसी को ये बाबा कहकर बुलाता था। ठीक है, बाबा कहता था इसको। तो बैरम खां ने ही इसको अल्प आयु में ही इसको पाला बड़ा किया और उसके बाद इसको जो सैन्य शक्ति होती है वो प्रदान करी। जो एक क्षत्रिय मतलब जो एक मतलब योद्धा के पास जो शक्तियां होती है वो सारी चीजें इसने सिखाई थी इसको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये जो भूमि मापन की व्यवस्था थी ये किसने प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ की थी शेरशाह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा जाता है ये किनके बीच में लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में अकबर और हिंदू शासक हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो ये 1761 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है हमारा अकबर के नाम से। ठीक है, अकबर को बोला जाता है जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद अकबर। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन होता है? ये होता है बैरम खां। ठीक है, बैरम खां क्या होता है? अकबर का संरक्षक होता है। मैंने ये पहले भी बताया आपको, बैरम खां को ये क्या कहता था? बाबा कहकर बुलाता था। इसी ने ही अकबर का संरक्षण किया था। फिर देखिए, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इनमें से बताना है कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था? ये था अकबर। ठीक है, अकबर क्या होता है? अनपढ़ मुगल सम्राट था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या करी थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो ये था बदायूनी। ठीक है, बदायूनी ने क्या करा था? अकबर के धार्मिक नीतियों की आलोचना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त करता है वो मियां तानसेन को। ठीक है, मियां तानसेन को क्या करता है? संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त करता है। फिर देखिए, बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ये बनाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें से बताना है कि अकबर के नवरत्न थे जो, इनके बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, पहला है अबुल फजल। अबुल फजल क्या था? वह कवर के वजीर थे और अकबर के शासन में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, सही है। दूसरा देखिए, मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ये भी सत्य है। फिर अगला देखिए, मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो राजा मानसिंह था ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, अकबर के क्या थे? ये सेनापति थे। ठीक है, सेनापति था मानसिंह, लेकिन ये इसका वित्त मंत्री नहीं था। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ये मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे रहीम खान। ठीक है, रहीम खान क्या थे? दरबार में, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो बुलंद दरवाजा है जिसको अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो ये कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा आगरा में। ठीक है, आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है कब होता है? 1576 ईस्वी में होता है। ये किन दो शासकों के बीच में होता है? तो ये होता है हमारा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ठीक है, जो थॉमस रो था ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये मिलता है हमारा अजमेर के किले में। ठीक है, जो अजमेर का किला था यहाँ पर मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या होता है? ये होता है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। देखिए 1605 ईस्वी में क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जो जहांगीर था, जहांगीर गद्दी पर बैठता है 1605 ईस्वी में। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक अकबर क्या करता, जहांगीर क्या करता है? अपना शासनकाल चलाता है दिल्ली सल्तनत पर।
फिर देखिए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो मुगलों और मराठों के बीच में किसके शासनकाल में द्वंद्व युद्ध बोल सकते हैं, ये कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ही क्या होता है, इनका युद्ध प्रारंभ होता है। फिर देखिए औरंगजेब डैश का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था, ये पुत्र था शाहजहां का। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लोअर एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देखिए इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता भी नहीं था, ये था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब क्या करता था, शराब को टच भी नहीं करता था। फिर देखिए कुतुब मीनार डैश में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारा दिल्ली में। ठीक है, फिर है पंचमहल किसमें स्थित है, जो पंचमहल है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है यहीं पर स्थित है पंचमहल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। तो आगरा के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था, अकबर ने कराया था। फिर देखिए दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है ये सदियों से क्या है, बिना जंग लगे खड़ा है। तो ये ऐतिहासिक स्थल किस परिसर में स्थित है, तो ये स्थित है हमारा कुतुब मीनार परिसर में। ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है लौह स्तंभ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। तो सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का वो है मकबरा है, ये है शेरशाह सूरी का। ठीक है, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल सम्राट ने की थी। जो मोर सिंहासन है इसका निर्माण किसने करा और उसका लाल किले में स्थापना किस मुगल सम्राट ने या मुगल शासक ने की थी, तो ये की थी हमारा शाहजहां ने। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य नहीं पूरा होता है, ये बाद में 2-3 राजा मिलकर इसका निर्माण कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक राजा ऐसा है जिसका इसमें क्या है, निर्माण कार्य में हाथ नहीं है, तो वो नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको 1 मंजिला और ऊंचा बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। जो प्रसिद्ध चित्रकार है मीर सैयद अली, ये चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो ये सहयोगी थे हमारा हुमायूं के। ठीक है, हुमायूं के सहयोगी थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है इसके वास्तुकार किसे माना जाता है, ये माना जाता है हमारा मिराक मिर्जा घियात को। ठीक है, मिराक मिर्जा घियात को माना जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1639 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ठीक है, जो ताजमहल के सुलेखक हैं कैलीग्राफर इसको बोल सकते हैं, तो इसने डैश ने 1639 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अमानत खान सिराजी। ठीक है, अमानत खान सिराजी क्या थे, ताजमहल के सुलेखक थे, जिसने क्या किया था 1639 ईस्वी में इसकी रचना पूर्ण की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख फिरोज शाही के लेखक डैश हैं। जो तारीख फिरोज शाही है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। फिर देखिए आईने अकबरी किसने लिखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी इनकी आत्मकथाएं हैं या फिर इनकी जीवनी है, इनकी पुस्तकें हैं मध्यकालीन भारत से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे तारीख फिरोज शाही है, अकबरनामा है, आईने अकबरी है, तो इनके लेखक कौन है पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आईने अकबरी है इसके लेखक कौन है, तो ये लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो बताना है इसमें से सुमेलित नहीं होगा। क्या सुमेलित नहीं होगा, देखिए बाबरनामा बाबर की है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर द्वारा लिखी गई है, हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। देखिए इसमें से कौन सा कथन गलत है, हुमायूंनामा गलत है। ठीक है, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, हुमायूं लिखी है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। ये क्या थी, बाबर की पुत्री थी, यानी हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी है हुमायूंनामा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का क्या नाम है? तो जो बाबर है, बाबर ने क्या किया, अपनी जो देसी भाषा थी तुर्की भाषा, तुर्की चगताई तुर्की, इसमें क्या करी है, अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, जो उसने खुद लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो इसके प्रसिद्ध लेखक है अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक भी हम बात कर चुके हैं, कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी है हुमायूं नामा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ठीक है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? जैसे बंगाल के नवाब के बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैसे ही पहले अवध था। ठीक है, तो अवध का पहला नवाब किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है हमारा सादत खां को। ठीक है, जो सादत खां थे, इनको अवध का पहला नवाब बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था, ये कौन हुआ करता था? ये हुआ करता था हमारा जहांदार शाह। ठीक है, कठपुतली मुगल सम्राट का मतलब जो कठपुतली की तरह अपने से छोटे जो मंत्री होते थे उनके इशारों पर काम करता था। ठीक है, फिर अगला है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? अभी 1857 ईस्वी की क्रांति वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है इसमें। तो वह कौन सा स्थान है जहां पर मुगल सम्राट, जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसकी मृत्यु होती है? तो इसकी मृत्यु कहां पर होती है? ये होती है रंगून जेल में। ठीक है, जब 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेता है और अंग्रेजों ने इसको पकड़ा और रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून जेल, तो वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो इलाहाबाद को राजधानी बनाने वाला मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम था। ठीक है, शाह आलम ने क्या करा था? इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस इसमें बच जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? जो मुगल शासन था इसके दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ये थी हमारा कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कानूनी और व्यवस्था बनाए रखना एक कोतवाल की सही भूमिका थी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ये किया है हमारा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, फिर देखिए 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। पहले थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक थे। फिर उसके बाद 9 शासक और आते हैं। 10वां शासक जो होता है, अंतिम शासक, वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? जो इब्न बतूता था ये किसके शासनकाल में भारत आता है? ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, जो एमबीटी था, एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। फिर देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल होता था उस टाइम पे पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये बोला जाता था हमारा कोतवाल। ठीक है, कोतवाल उसको बोला जाता था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। जो खालसा की नींव रखी थी, किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये किस सन में रखी थी? ये आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आपने अगर सिख पढ़े हैं तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, इसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में होता है। फिर देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1757 ईस्वी में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो अंग्रेजी सैनिक थे, शासक थे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा देता है। फिर देखिए इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? ये होता है 1576 में। फिर देखिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1565 में तालीकोटा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? बन्नी हट्टी भी बोला जाता है। कहीं पर आपको बन्नी हट्टी भी देखने को मिलेगा। तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो देखिए 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे। ठीक है, 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। आप लोग कमेंट में बताओ गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा देखिए 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, ये सत्य है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आए, ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, गुरु नानक देव का जन्म 1506 में नहीं होता है। तो ये आप लोग मेरे को बताना कि गुरु नानक देव का जन्म कब होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। जो भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है हमारा रामानंद को। ठीक है, रामानंद को जाता है। जो भक्ति आंदोलन था उसको कहाँ लाया, उत्तर में लाने का श्रेय। ठीक है, उत्तर में लाने का श्रेय जाता है। फिर देखिए निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से ऐसे संत थे जो शिवाजी महाराज के समकालीन थे। ये थे तुकाराम। ठीक है, तुकाराम संत जो थे ये शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों में से कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों में से इनका जो कालक्रमानुसार है ये सही क्रम क्या होगा इनका। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है। तो देखिए हमारा पहला होगा, हमारा कौन हो जाएगा, पहला इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश क्या था हमारा, ये गुलाम वंश से रिलेटेड था। ठीक है, गुलाम वंश सबसे पहला वंश है, तो इसीलिए इल्तुतमिश पहले होगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, क्योंकि गुलाम वंश के बाद क्या आता है, खिलजी वंश आता है। ठीक है, खिलजी वंश आएगा। फिर इसके बाद आएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी क्या आया था, ये हुमायूं के बाद बैठा था। फिर उसके बाद जब शेरशाह सूरी के बाद फिर हुमायूं बैठता है, उसके बाद जो लास्ट में आता है अकबर, ये तो आता है 1556। शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 में। ठीक है, तो ये इनका कालानुक्रम होगा। पहले आएगा इल्तुतमिश, फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आएगा शेरशाह सूरी, फिर लास्ट में आएगा अकबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। अब देखिए जजिया कर की बात करते हैं। पहले तो जो जजिया कर था ये लगाया था तुर्कों ने। ठीक है, जो तुर्कों ने लगाया था, अरबों ने लगाया था। तुर्क या फिर इसको अरब बोल सकते हैं, तुर्कों या अरबों ने लगाया था। मेन हम बोल सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम था जो। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत में 712 ईस्वी में सिंध प्रांत जीता, उसके बाद इसने क्या करा, जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कर इसने भारत पर लगाया। तो उसके बाद में आके और अकबर ने इसको क्या कर दिया था, अकबर ने इसको बंद कर दिया था। ठीक है, अकबर ने बंद करा, लेकिन एक शासक ऐसा आया फिर उसने क्या कर दिया, दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो वो शासक था हमारा औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर या आलमगीर भी बोला जाता था। इसने क्या करा था, दोबारा स्टार्ट कर दिया था इसको। ठीक है, दोबारा क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था जजिया कर। लेकिन बाद में जो मोहम्मद शाह होता है, जिसको रंगीला बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है, उसने जजिया कर को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर ऑप्शन इसका हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि औरंगजेब ने क्या करा था, दोबारा जजिया कर को स्टार्ट करा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर पर पियत्रा यानी ड्यूरा, पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। मतलब जो संगमरमर होता है, इस पर पियत्रा ड्यूरा होता है, जो पित्रादुरा, इसका रंगीन पत्थर पर जो जड़ाई का काम होता है, ये किसके टाइम पीरियड पर होता था, ये होता था शाहजहां के टाइम पीरियड पर। ठीक है, वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग बोला जाता है, ये बोला जाता है शाहजहां के टाइम पीरियड पर, क्योंकि शाहजहां के टाइम पर ही बड़े बड़े स्थापत्य कलाएं हुई थी। ठीक है, तो ये शाहजहां के टाइम पीरियड पर होता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी। तो छापामार या गुरिल्ला रणनीति किसकी थी, मराठाओं की थी। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ था उसमें भी पूछा गया था, गुरिल्ला रणनीति से। ठीक है, तो मराठाओं ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी, ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है, तो ये जो गुरिल्ला रणनीति या छापामार युद्ध होता था, रणनीति थी, ये मराठाओं से संबंधित थी। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के 78 मतलब 80 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, जो आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसके बाद हमारा होगा आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत हम करेंगे, आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आधुनिक भारत तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम 4 या 5 सेट में करेंगे। तो होप करता हूं ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।